नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी लेकर के। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज का विषय। अध धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आपको बताना है। धातु है सबसे पहले अध भक्षणे, ठीक है। अध भक्षणे धातु है और आपकी ये धातु कहां की है? अदादिगण, अदादिगण की धातु है अधभक्षणे। तो अधभक्षणे धातु से आपको बताना है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का आपका बनेगा जघास, क्योंकि लिटी धातु रणभ्यासस्य, इससे क्या है द्वित्व होता है। फिर हलादिशेषा पूर्वोभ्यासा हलादिशेषा, ये जो सूत्र आते हैं इनसे जो है प्रक्रिया आगे होती है, कुत्व की प्रक्रिया, और इसके बाद जो है फिर आपका यहाँ पर जघास ऐसा रूप बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न पर जाने से पहले हमें एग्जिट करना होगा और फिर ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी भी है। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो उस नायिका को क्या कहते हैं? तो जिस नायिका का पति स्वाधीन पति का अभिसारिका, तो अभिसरण करने जो जाती है, कलहांतरिता जो झगड़ा करती है जाकर के, झगड़ा मतलब ऐसे झगड़ा नहीं करती, जब वो किसी अपर नायिका के पास जाता है तो ऐसे कलहांतरिता उसको ऐसा कहा जाता है। प्रोषित प्रिया उसको कहते हैं, ठीक है। ये सही आंसर होगा आपका डी। जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो उस नायिका को कहते हैं, यहां लिख देता हूं, प्रोषित प्रिया। उसे कहते हैं प्रोषित प्रिया या प्रोषित भर्तृका, ठीक है। नहीं, आपने तो नहीं भेजा ना किसी को प्रोषित प्रिया। कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? शब्दों को आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो जैसे ये गलत लिखा है यहाँ पर, जहां पर आधा अक्षर है वहां पर प्रिंटिंग एरर आपको दिखाई देंगे, टाइपोज दिखाई देंगे, उनको कृपया इग्नोर करें, उनको अभी आप जो है उनकी उपेक्षा करें, तो इससे आपका पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रहेगा। कौन सा शब्द संस्कृत में अशुद्ध है? मयंक, शशांक, कलंक और भुजंग। अब बताने आपको संस्कृत में अशुद्ध कौन सा है। मयंक ठीक है, ठीक है, और शशांक भी ठीक है, कलंक भी ठीक है, लेकिन भुजंग जो है संस्कृत में इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। भुजंग ऐसे लिखा जाता है, तो भुजंग शब्द से है गलत है, अशुद्ध है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। यहां तो वही हो रहा है, जो सही है वह दुरुस्त है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएंगे आपका। तो काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश पर आ गए। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या है, गिन लेते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये। कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। शिवेतरक्षतये। इसके बाद पांचवा लिख लीजिए, सद्यः परनिर्वृतये। ये राइटिंग अभी मत देखिए। सद्यः परनिर्वृतये। अच्छा ये भी नहीं होगा। निर्वृतये, ये वाला हटा दिए, निर्वृतये। और छठा होगा आपका कांता संमितयोपदेश युजे। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये कांता संमितयोपदेश युजे। तो ये 6 जो है काव्य के प्रयोजन है, तो सी आपका इसका सही उत्तर होगा। इतना समय हम नहीं लगाएंगे आगे से, इसमें लगा दिया थोड़ा सा। इसके बाद जो है आपका प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 75। तो प्रश्न संख्या 75 में पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है, ये बताना है आपको। पृष्ठवान शब्द में प्रकृति तथा प्रत्यय है, तो सबसे पहले है इसमें पृच्छ धातु, ठीक है, और पृच्छ धातु के बाद है
तवतु प्रत्यय, तवतु यही होगा ना, तवतु प्रत्यय है। पृच्छ धातु वान तो होता ही नहीं है त प्रत्यय से, तो यहाँ पर जो है फिर आपका ये बनता है पृष्ठः, ऐसा बनेगा पृष्ठः। और पृच्छ मतुब, ये तो वान जो है ये दूसरा वाला वान है, मतुब तो यहाँ लगेगा नहीं, तो पृच्छ तवतु बनता है। ये कट गया आपका और ये भी कट गया, इसके बाद यहाँ पर वान हो जाएगा। वो प्रक्रिया से होता है, मैं तो ऐसे ही आपको अभी बता रहा हूँ। तो आपका जो है यहाँ पर क्या बनता है पृष्ठ वान, तो यहाँ पर जो है ष्टुत्व संधि हो जाती है। ये यहाँ पर जो है त छ है तो इसको श हो जाता है, और यहाँ पर मूर्धन्य श होकर के ष्टुनाष्टु सूत्र से जो है ता को श हो जाता है, तो पृष्ठवान ऐसा बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 76। तो प्रश्न संख्या 76 है प्रत्यक्ष का लक्षण है, प्रत्यक्ष का आपको लक्षण बताना है। तो प्रत्यक्ष का लक्षण है असाक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम ठीक कर लीजिए, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, इंद्रियजम प्रत्यक्षम, इंद्रियजन्यम प्रत्यक्षम हो सकता था। यद दृश्यते तद जो दिखाई देता है वह प्रत्यक्ष है, क्या बात कर रही है। और इंद्रियजम प्रत्यक्षम, इंद्रियजम, इंद्रियजन्यम, इंद्रियजम प्रत्यक्षम भी नहीं होता, जो इंद्रियों से उत्पन्न होता है उसी को प्रत्यक्ष थोड़ी कह देंगे। अक्षम अक्षम प्रति इस तरह से बनता है। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका भी। तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है अभी 76, तो हम 77 पे जाएंगे। रसनावृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रसनावृत्ति का उल्लेख किया है आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट ने, आचार्य आनंदवर्धन ने या फिर आचार्य भामह ने। तो आचार्य विश्वनाथ ने जो है रसनावृत्ति का उल्लेख किया है साहित्य दर्पण में, याद रखेंगे। रसनावृत्ति आचार्य विश्वनाथ। अब ये याद रखना कि ये जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं ना, वाक्यम रसात्मकम, तो रसात्मकम ठीक है, तो वाक्यम रस से ही ले लेना है आपको यहाँ पर रसनावृत्ति, ठीक है। तो आचार्य विश्वनाथ ने रसनावृत्ति को स्वीकार किया है। इसके बाद आ जाते हैं आगे। भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है, भाषा का प्रयोग कितने रूपों में होता है। तो भाषा का प्रयोग देखेंगे आप एक रूप में, दो रूप में, तीन रूप में या चार रूप में। दो रूप में होता है, एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। मौखिक और लिखित, आजकल सांकेतिक भी होती है। नेचे तो मीलित मालती सुरविनो, जो आपने पढ़ा होगा। तन्वी तवेयम वपु, जो आप काव्य प्रकाश का श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है। उसमें मौखिक, इसमें सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर नहीं है, वो तो आप और हम ऐसा कहते हैं, वो सांकेतिक भाषा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 प्रश्न हो चुके हैं, तो 79 पर आइए। अनुर्लक्षणे, अब व्याकरण का प्रश्न आ गया। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है किसका, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, गति संज्ञा या फिर निपात संज्ञा। तो कर्म अनुलक्षणे जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा का सूत्र है। चलिए